Hello everyone, welcome to my YouTube channel. What to do after MSc Chemistry? जब हम MSc Chemistry का एग्जाम दे देते हैं उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में यही होता है कि अब MSc Chemistry के बाद क्या करें। जब मैं खुद MSc Chemistry में था तब मुझे भी सबसे बड़ा यही क्वेश्चन रहता था कि अब आखिर क्या किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि MSc Chemistry करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो को हम 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और उसके आधार पर हम हर कैटेगरी पर बात करेंगे। देखिए, MSc केमिस्ट्री अगर आप एग्जाम दे चुके हैं और अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो जून 2023 में CSIR नेट के एग्जाम होंगे। तो अभी सबसे पहले आपको जो फोकस करना है वो ये है कि आपको CSIR नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो जून 2023 के बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप MSc केमिस्ट्री पास आउट होने के बाद जो भी नेक्स्ट आपका CSIR नेट केमिकल साइंस का अटेम्प्ट है, सबसे पहले आपको फोकस करना है उस एग्जाम पर। अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन पूरा सीरियसली कर रहे हैं तो पहले आपको फोकस उस एग्जाम पर रखना है और ये कोशिश करनी है कि अपने उस अटेम्प्ट में आप JRF, जिसे हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, उसे आप उस एग्जाम को क्लियर कर लें। इतनी अच्छी आप रैंक लेकर आए कि आपको CSIR नेट केमिकल साइंस में JRF मिले, जिससे आगे चलकर आप इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रीमियम इंस्टीट्यूट से अच्छी खासी फेलोशिप के साथ PhD कर सकें। अभी जो फेलोशिप अमाउंट मिल रहा है वो JRF के लिए है 31,000 पर मंथ और HRA इसमें अलग से मिलता है इनिशियल 2 इयर्स के लिए, और जो बाद के 3 साल होते हैं उसमें आपकी JRF SRF में कन्वर्ट कर दी जाती है और उसमें आपको 35,000 पर मंथ प्लस HRA मिलता है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो आगे चलकर PhD करना चाहते हैं MSc केमिस्ट्री के बाद, उनका सबसे पहला फोकस होना चाहिए CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम पर, और ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके आप उस एग्जाम को क्लियर कर लें और PhD के लिए एडमिशन ले लें। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो PhD नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस लेक्चरशिप, जिसे हम LS कहते हैं, अगर आप वो भी क्लियर करते हैं तो आगे चलकर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जॉब की गारंटी नहीं होता है लेक्चरशिप क्लियर होना, ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसको आप फुलफिल कर लेते हैं। जब भी कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस में वैकेंसी आएगी तो वहां पर आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो लेक्चरर बन सकते हैं। तो ये तो हो गई उन स्टूडेंट के लिए बात जो आगे चलकर CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम को क्लियर करके PhD करना चाहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने MSc केमिस्ट्री के बाद जो अटेम्प्ट आता है CSIR नेट का, वो हम देते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और फैमिली प्रेशर है आपके ऊपर कि अब आपको कोई जॉब करनी है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले आप किसी भी एक जॉब में एंटर हो जाएं। कोई भी प्राइवेट जॉब जो कि किसी केमिकल इंडस्ट्री में हो सकती है, पॉलीमर इंडस्ट्री में हो सकती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, किसी वाटर टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी में हो सकती है। तो कोई भी जो आपको प्राइवेट जॉब मिल रही हो अच्छी, या आपने कोई ऐसा सोच रखा है कि मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना है, तो कोशिश कीजिए कि आप जिस डोमेन में जाना चाहते हैं, जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में आप जॉब में एंटर हो जाइए। क्योंकि अगर आपकी फैमिली कंडीशंस आपको अलाउ नहीं कर रही है आगे फर्दर और प्रिपरेशन करने के लिए, तो बेहतर यही होगा कि आप किसी जॉब में ज्वाइन हो जाइए। और जॉब में ज्वाइन होने के बाद चूंकि आपने पहले ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है और कुछ मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप जॉब में एंटर होने के बाद अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। डेली कोशिश कीजिए कि 2 to 3 आवर्स आप अपनी प्रिपरेशन को दे सकें, और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा उसमें कोशिश करिएगा कि आपका CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम क्लियर हो जाए और आप फिर इंडिया के किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट से विद फेलोशिप PhD कर सके। ये मैं खुद हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं खुद जब इंडस्ट्री में था, ये बात है 2013 की, जब मैंने खुद ने देखा कि एक CRO है जुबिलेंट केमिस्ट्री, वहां पर मैं काम करता था और कुछ स्टूडेंट जो कि फ्रेशर MSc केमिस्ट्री वहां पर सेलेक्ट होकर आए थे और उन्होंने जॉब के साथ CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम क्लियर किया और IIT से PhD किया। तो पॉसिबल सब कुछ है, जबकि आप सभी जानते होंगे कि CRO जो होते हैं उसमें 9 to 10 आवर्स का जो वर्किंग टाइम होता है, उसके बाद अपना स्टडी के लिए समय निकालना, तो काफी जो है वो आपको
स्ट्रगल तो होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता तभी मिलती है जब हम स्ट्रगल करते हैं। तो इनिशियल फेज में स्ट्रगल सभी को करना पड़ता है। तो अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस आपका एक टारगेट है कि मुझे क्लियर करना है और आपकी फैमिली कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है प्रिपरेशन के लिए, ओनली प्रिपरेशन के लिए, तो आप किसी भी जॉब में एंटर होकर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करके उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब सेकंड आता है क्वेश्चन कि ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि आगे PhD नहीं करना चाहते, CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम नहीं देना चाहते। वो ये सोचते हैं कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करूं। तो देखिए, MSc केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब जो मेजरली आती है वो आती है PGT केमिस्ट्री की। PGT केमिस्ट्री आप जिस भी स्टेट में होंगे वहां पर आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो वैकेंसी निकालता है। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर अगर हम देखें तो केंद्रीय विद्यालय है, इसके अलावा जो नवोदय विद्यालय है, इन सभी में वैकेंसी आती है। और ये जो सारी वैकेंसी होती है इसमें MSc केमिस्ट्री के साथ साथ B.Ed भी चाहिए होता है। तो अगर आप स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आपको B.Ed करना रहेगा। और B.Ed अगर आपने नहीं किया है पहले तो अब B.Ed जो है वो 2 इयर्स का होता है। जब मैं MSc केमिस्ट्री में था उस समय B.Ed 1 ईयर का होता था। और मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MSc केमिस्ट्री उन्होंने B.Ed में एडमिशन लिया था और उसके बाद से ही वो B.Ed जो है वो 2 साल का होने लग गया। तो अगर आप भी चाहते हैं स्कूल टीचिंग में जाना और B.Ed आपके पास नहीं है तो आपको B.Ed करना होगा, तभी आप प्राइवेट स्कूल्स एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल्स में एज ए PGT केमिस्ट्री पढ़ा पाएंगे। अब PGT केमिस्ट्री के अलावा जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, जैसे अगर मैं बात करूं UPSC जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियो केमिस्ट्री वैकेंसी निकालता है, बार्क में वैकेंसी आती है साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसके अलावा FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी आती है, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी आती है। तो ये जितनी भी वैकेंसीज हैं, अगर हम पेटेंट एग्जामिनर की बात कर लें या जितनी भी जो वैकेंसीज हैं, ये जो वैकेंसी है वो कब आती है, एक तो ये फिक्स नहीं होता। जनरली देखा है जियो केमिस्ट की जो वैकेंसी है वो तो जो फिक्स एक रूटीन हर साल या 1.5 साल में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज जो MSc केमिस्ट्री के बाद आती है उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ, मेरा कहने का यही मतलब है यहाँ पे कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू में प्रिपरेशन करता रहूं, तो कब वैकेंसी आएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी, ये हम कुछ कह नहीं सकते। तो बेहतर यही होगा कि आप किसी भी जॉब में एंटर होकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, या फिर अगर ऐसा है कि आप 1 या 2 साल आफ्टर कंप्लीटिंग MSc केमिस्ट्री भी आप दे सकते हैं इन सब प्रिपरेशन के लिए, तभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, या तो आप CSIR नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस MSc केमिस्ट्री बेस पर जितने भी एग्जाम होते हैं उनका सिलेबस जो है वो CSIR नेट केमिकल साइंस के सिलेबस जैसा ही होता है। और अगर आपकी फैमिली कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है तो आप किसी भी जॉब में एंटर होकर अपनी CSIR नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन पर फोकस कर सकते हैं, जिससे आपके दोनों काम हो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी होगी, साथ ही साथ अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस क्लियर करके आगे PhD करना चाहते हैं तो वो ड्रीम भी आपका फुलफिल हो सकता है। तो कहने का यही मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब अगर हम देखेंगे तो काफी कम गवर्नमेंट जॉब निकलती है, और मैं ये कह सकता हूं कि 4 से 6% स्टूडेंट जो MSc केमिस्ट्री करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता होगा गवर्नमेंट जॉब में। अदरवाइज बाकी सभी को प्राइवेट जॉब में ही एब्जॉर्ब होना पड़ता है। तो आप जो ये रियलिटी है उसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा जितने भी रिसेंट नोटिफिकेशन आए हैं उसमें भी आप देखिएगा वैकेंसीज के जो नंबर हैं वो कितने हैं। यहां पर मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी है वो जानना भी सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी है, तो मैं आपको उसी से अवगत करवा रहा हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोचिंग वाले या फिर जो भी जो प्रिपरेशन करवाते हैं इन एग्जाम्स की, वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सपने गलत हैं, लेकिन सपनों के साथ साथ आपको जो हकीकत है वो क्या है वो भी पता होना जरूरी है। अब कई बार जो है वो स्टूडेंट कहते हैं कि सर MSc केमिस्ट्री के बाद अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो हम कहाँ पर जॉब करें, कैसे हमें जॉब मिलेगी। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने कई सारे डिटेल वीडियो बनाए हैं कि आपको MSc केमिस्ट्री के बाद जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए। आपको MSc केमिस्ट्री के बाद जब आप किसी जॉब में अटेंड होते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं आप, तो आपको कैसे अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इन सब के वीडियोस मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो MSc केमिस्ट्री के बाद डायरेक्टली प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं
उन्हें सबसे पहले जो है वो एक अपना अच्छा अपडेटेड सीवी बनाकर सारी जॉब साइट पर अपडेट करना है। लिंक्डइन पर आपको देखते रहना है जॉब कौन कौन सी आ रही है। साथ ही साथ आजकल कई सारे लिंक्डइन पर ऐसे पेजेस हैं जो कि जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप है जिनमें जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आता रहता है। तो आपको अपना लोकल न्यूज़पेपर भी देखते रहना है। आपके जो सीनियर्स जहां पर काम कर रहे हैं उनसे भी आपको कांटेक्ट बनाकर रखना है। आपका जो डिपार्टमेंट है उनके एचओडी से आपको कहना है कि वहां पर कोई कैंपस प्लेसमेंट करवाएं या कोई भी जो कंपनी है उसमें आपका सीवी फॉरवर्ड करें। तमाम तरह के जो है वो कई सारे तरीके हमको अपनाने होते हैं जब हमें अपनी एमएससी केमिस्ट्री के बाद पहली जॉब लेनी होती है, क्योंकि फ्रेशर के लिए जॉब लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद तो आपके लिए कई सारे जॉब के ऑप्शंस खुल जाते हैं, लेकिन एज ए फ्रेशर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किलें आपको आएगी जॉब के लिए, लेकिन थोड़ा सा हमें ट्राई करते रहना होता है। और कई बार स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर बहुत जगह अप्लाई कर दिया, कहीं से कॉल नहीं आ रही इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है और लगातार ट्राई करते रहना है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूं कि जब एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद वो फेज आता है जब हम जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो वो ड्यूरेशन होती है जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपनी केमिस्ट्री स्किल्स जो है, केमिस्ट्री का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको आपको लगातार उस पर ग्रिप आपको बनाए रखनी है। क्योंकि कई बार ये होता है कि सडनली हमें कहीं से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है और हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए कि आपको 2 या 3 दिन बाद अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है और आपको ये डर है कि मेरी प्रिपरेशन ही नहीं है। होता है कई सारे स्टूडेंट के साथ, तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको पहले ही ये बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि सर एमएससी केमिस्ट्री के बाद जो प्राइवेट जॉब है उनमें सैलरी बहुत कम है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दूं कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब में ज्वाइन होंगे तो सैलरी आपको, अगर आप कंपेयर करेंगे एमबीए के साथ, बीटेक के साथ, तो आपको सैलरी कम ही लगेगी। एमएससी केमिस्ट्री के बाद जो अभी एवरेज सैलरी मिल रही है इंडस्ट्री में वो 15,000 रुपए पर मंथ से लेकर 30,000 रुपीज पर मंथ एक एवरेज सैलरी है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अभी करंटली ऑफर हो रही है पर मंथ। लेकिन हमें यह भी देखना होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली जॉब करते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद स्लोली आपकी धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ होने लगती है। जब आप 1 या 2 कंपनी का एक्सपीरियंस ले लेते हैं उसके बाद आपको अच्छी हाइक मिलती है। अगर आप किसी भी जॉब में चेंज करते हैं तो धीरे धीरे 5 या 6 साल बाद आप एक अच्छे पैकेज पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे स्टार्टिंग में ही 10 लाख या 12 लाख रुपए पर एनम का पैकेज मिले आफ्टर कंप्लीटिंग एमएससी केमिस्ट्री इन प्राइवेट जॉब, तो देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा जनरली मैंने अब तक तो नहीं सुना है कि ऐसा पैकेज कहीं पर ऑफर हुआ हो। जबकि आप देखेंगे कि अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे कॉलेज से अगर आप बीटेक कर लेते हैं या एमबीए करते हैं तो वहां पर ये पैकेजेस ऑफर होते हैं। तो ये रियलिटी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार हम जो है वो बहुत ज्यादा हम डीमोटिवेट हो जाते हैं जब हमें ये सैलरी ऑफर होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही केमिस्ट्री के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।